हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू इनसाइड लाइन स्टोरी। आज का विषय है डेली सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब रोजमर्रा का आत्म अनुशासन। ये ख्याल कितनी बार आता है ना मन में, कल से पक्का जिम, कल से सुबह जल्दी उठना है, इस साल तो वजन कम करना ही है। हाँ बिल्कुल। और फिर होता क्या है? होता वही है, अक्सर कुछ दिनों बाद वही पुरानी रूटीन, वही सब बहाने। रिसर्च तो यही बताती है कि करीब 10% लोग ही अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस असल में हासिल कर पाते हैं। सिर्फ 10%? ये तो काफी कम है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। सही बात है। तो आज हम उन सोर्सेस को खंगाल रहे हैं जो बताते हैं कि कैसे ये रोज का डिसिप्लिन हमें उन 10% सफल लोगों में शामिल होने में मदद कर सकता है। ये जानना दिलचस्प होगा। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं राहुल की कहानी से। ये शायद कई लोगों को अपनी सी लगे। अच्छा। राहुल 28 साल का, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छी सैलरी है, स्टेबल जॉब, मतलब बाहर से देखें तो सब ठीक। पर अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अब सवाल है क्यों? हाँ क्यों, जब सब ठीक लग रहा है तो? उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी है। सुबह 9 बजे का अलार्म बजता है, वो स्नूज होता रहता है, होते होते 10:30 बज जाते हैं। ऑफिस पहुंचने में देर, शाम को सोचता है जिम जाए, पर थकान के मारे नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज देखने लगता है। ये तो बहुत कॉमन है। और खाने का, हेल्दी खाने की इच्छा होती है, पर उंगलियां ऐप पर जाती हैं और जंक फूड ऑर्डर हो जाता है। सोचता है कि किताबें पढ़ेगा, पर घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में निकल जाते हैं। मतलब जानी पहचानी कहानी लगती है ना? बिल्कुल। और ऋतिक, ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये आजकल की पीढ़ी की, हम सबकी एक आम तस्वीर बन गई है। एक तरह का छिपा हुआ संकट है ये। छिपा हुआ संकट? कैसे? हाँ, हमने जो आंकड़े देखे वो काफी चौंकाने वाले हैं। रिसर्च बताती है कि एक औसत इंसान अपने दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ अपनी इच्छाओं को रोकने या उनसे लड़ने में खर्च करता है। 3 से 4 घंटे रोज? हाँ, रोज। सोचिए, ये हमारे जागने के समय का लगभग 1/3 हिस्सा है। बाप रे। वो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बजती है, या वो पसंदीदा मिठाई दिख जाती है, या सुबह वो आरामदायक बिस्तर कौन छोड़े। हाँ। इन छोटी छोटी लड़ाइयों में हमारी कितनी मानसिक ऊर्जा रोजाना खर्च हो जाती है। ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी भर नहीं है, ये एक सामाजिक महामारी का रूप ले चुकी है, जिसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब हर चीज तुरंत पाने की चाहत? बिल्कुल। स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, सब कुछ बस एक क्लिक पर चाहिए, तुरंत। हमारा दिमाग अब धैर्य रखने और संतुष्टि को टालने के लिए, मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए, मानो ट्रेन ही नहीं हो रहा। ये तो गंभीर बात है। लेकिन देखिए, यहीं पर एक बड़ा अवसर भी छिपा है। अवसर? वो कैसे? जो लोग इस तुरंत संतुष्टि के जाल से खुद को निकाल पाते हैं, वो अपने आप ही उन टॉप 10% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। अच्छा। हाँ, और स्टडीज भी यही इशारा करती हैं। जिन बच्चों में बचपन से बेहतर सेल्फ कंट्रोल देखा गया, बड़े होकर उनका ना सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर रहा, बल्कि उनकी आय भी ज्यादा थी और नशे जैसी समस्याओं की संभावना भी उनमें काफी कम थी। ये बात तो है। और राहुल को भी ये बात शायद तब ज्यादा गहराई से समझ आई होगी जब वो अपने कॉलेज के दोस्त आदित्य से मिला। आदित्य? हाँ, आदित्य जो अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था, जबकि दोनों की पढ़ाई लिखाई, इंटेलिजेंस लेवल सब लगभग एक जैसा था। तो फिर आदित्य इतना आगे कैसे बढ़ गया? ये सवाल तो राहुल के मन में जरूर आया होगा। हाँ, बिल्कुल आया होगा। और आदित्य का जवाब बहुत सरल लेकिन गहरा था। क्या कहा उसने? उसने कहा, फर्क सिर्फ एक चीज का है राहुल, मैंने डेली सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाया और तुमने नहीं। बस इतना? डेली सेल्फ डिसिप्लिन? हाँ, यही वो कुंजी है जिसने आदित्य को उस 10% क्लब में पहुंचा दिया। ये सुनना तो बड़ा दिलचस्प है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ मन पक्का करने या इच्छा शक्ति की बात है, या इसके पीछे दिमाग में वाकई कुछ वैज्ञानिक प्रक्रिया भी चलती है? मतलब साइंस क्या कहता है इस बारे में? हाँ, नहीं, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और हो गया। आदित्य ने राहुल को यही समझाया था। अच्छा। देखिए, हमारे दिमाग के मोटे तौर पर 2 हिस्से हैं जो इस खींचतान में शामिल होते हैं। एक है हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम? हाँ, जिसे आप भावनात्मक या आदिम दिमाग कह सकते हैं। इसका काम है तत्काल सुख या आराम खोजना। आइसक्रीम दिखी तो अभी खानी है, बिस्तर आरामदायक है तो सोते रहना है, फोन बजा तो तुरंत देखना है। हाँ, मतलब जो मजे वाला हिस्सा है। बिल्कुल।
ये हमें खतरों से बचाने और तुरंत इनाम पाने के लिए बना हुआ है। दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये कहाँ होता है? ये हमारे माथे के ठीक पीछे होता है। ये हमारा तर्कसंगत आधुनिक दिमाग है। यही हिस्सा लंबी अवधि की सोच रखता है, प्लानिंग करता है, सही गलत का फैसला करता है। अच्छा, मतलब ये समझदार वाला हिस्सा है। हाँ, ये समझता है कि जिम जाना क्यों जरूरी है, हेल्दी खाना क्यों बेहतर है और सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन असल में इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना मजबूत करने का नाम है कि वो लिम्बिक सिस्टम की तुरंत सुख पाने की इच्छाओं को मैनेज कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। अच्छा, तो ये एक तरह की लड़ाई है दिमाग के अंदर? एक तरह से कह सकते हैं। और मार्टिन मेडोज जो डेली सेल्फ डिसिप्लिन पर काफी रिसर्च कर चुके हैं, वो भी यही कहते हैं। मार्टिन मीरोज, हाँ सुना है मैंने। उनके अनुसार मजबूत आत्मानुशासन बनाने के लिए 3 मुख्य चीजें जरूरी हैं। अपने शरीर और मन को फिट रखना, मुश्किल परिस्थितियों और अपनी इच्छाओं मतलब क्रेविंग्स का डटकर सामना करना सीखना, और अपनी आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना। उनकी ये बात तो समझ आती है, पर सवाल वही है, इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कैसे करें? क्या ये वाकई किसी मांसपेशी की तरह है जिसे हम एक्सरसाइज करके ताकतवर बना सकते हैं? बिल्कुल। आप इच्छा शक्ति माने विल पावर को काफी हद तक एक मांसपेशी की तरह ही समझ सकते हैं। सच में? हाँ, जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ भी बहुत मायने रखता है। विश्वास? कैसे? कुछ स्टडीज में पाया गया कि जिन लोगों का मानना था कि उनकी इच्छा शक्ति असीमित है, मतलब अनलिमिटेड है, उन्होंने उन लोगों से बेहतर परफॉर्म किया जो मानते थे कि ये एक सीमित संसाधन है और जल्दी थक जाता है। अरे वाह! तो मतलब हम क्या सोचते हैं इससे भी फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। आदित्य का स्टार्टअप वाला उदाहरण देखिए। शुरुआती दिनों में उसे रोज 16-16 घंटे काम करना पड़ता था। 16 घंटे? हाँ, जाहिर है आराम करने, दोस्तों के साथ घूमने, नेटफ्लिक्स देखने, देर तक सोने की तीव्र इच्छा होती लोगी। ये उसका लिम्बिक सिस्टम कह रहा था। बिल्कुल। लेकिन उसने सचेत रूप से कॉन्शियसली अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन किया कि वो इन इच्छाओं को मैनेज करें। उसने बताया कि पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था, मान सकता। दूसरा थोड़ा आसान हुआ, तीसरे हफ्ते तक चीजें आदत में ढलने लगीं और लगभग 6 महीने में ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति मतलब नेचुरल टेंडेंसी बन गई। उसे सोचना नहीं पड़ता था। 6 महीने लगे? हाँ, मतलब धीरे धीरे, रातों रात नहीं होता ये। रिसर्च भी यही कहती है कि आत्मानुशासन न सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाता है बल्कि साहस भी देता है और अंततः इससे एक तरह की आंतरिक शांति, इनर पीस मिलती है। आंतरिक शांति? वो कैसे? क्योंकि आप अपने आवेगों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने जीवन के चालक बनते हैं। आपको कंट्रोल महसूस होता है। हाँ, ये बात तो सही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। आत्मानुशासन एक हस्तांतरणीय कौशल है, मतलब एक ट्रांसफरेबल स्किल है। ट्रांसफरेबल स्किल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अगर आप जीवन के एक क्षेत्र में अनुशासन लाते हैं, मान लीजिए आपने नियमित व्यायाम करना शुरू किया, हाँ, तो इसका सकारात्मक असर अक्सर दूसरे क्षेत्रों पर भी दिखने लगता है। आप शायद बेहतर खाने लगेंगे, आपकी नींद सुधर जाएगी, काम पर आपका फोकस बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब एक जगह मेहनत करो और फायदा कई जगह मिलेगा। बिल्कुल, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदतों को खींच लाती है। ये ट्रांसफरेबल स्किल वाली बात तो बहुत काम की है। ठीक है, साइंस समझ आ गया, इच्छा शक्ति मांसपेशी की तरह है, इसे ट्रेन करना है। पर अब आते हैं असली सवाल पर, शुरुआत कैसे करें? वो कौन से व्यवहारिक कदम है जो कोई भी उठा सकता है? आदित्य ने राहुल को क्या घुटेरते नई ढांचा बताया, कोई फ्रेमवर्क? हाँ बिल्कुल, आदित्य ने इसे 4 मुख्य स्तंभों में बांटा था। इन्हें हम डेली सेल्फ डिसिप्लिन के 4 पिलर्स कह सकते हैं। ये एक अच्छा फ्रेमवर्क देते हैं शुरुआत करने के लिए। 4 पिलर्स? अच्छा, कौन कौन से? पहला स्तंभ है शारीरिक अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन। सबसे पहला और बुनियादी, क्योंकि मन और शरीर गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो मानते हैं। आप देखेंगे कि ज्यादातर सफल लोगों की कोई ना कोई सुबह की दिनचर्या जरूर होती है। वॉरेन बफे 6:45 बजे उठते हैं, एप्पल के सीईओ टिम कुक 4:30 बजे। 4:30 बजे? बाप रे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले ही दिन 4:30 बजे उठना शुरू कर दें। वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। हाँ, सही कहा। तो फिर शुरुआत छोटे मैनेजेबल कदमों से होनी चाहिए। जैसे पहला हफ्ता बस रोजाना 30 मिनट पहले उठने की कोशिश करें।
अगर 8 बजे उठते हैं तो 7:30। ठीक है, ये किया जा सकता है। दूसरा हफ्ता, सुबह उठकर 15 मिनट की वॉक या कोई हल्की एक्सरसाइज करें, बस 15 मिनट। ओके। तीसरा हफ्ता, अगर हिम्मत जुटे, ठंडे पानी से नहाने की आदत डालें, कोल्ड शावर। ठंडा पानी, ये क्यों? ये इच्छा शक्ति बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। थोड़ी देर की असुविधा सहना आपके विल पावर मसल को ट्रेन करता है। अच्छा, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। चौथा हफ्ता, एक स्वस्थ नाश्ता करने पर ध्यान दें, बस इतना। ये तो छोटे छोटे बदलाव लग रहे हैं। हाँ, छोटे ही हैं, लेकिन इनका संयुक्त प्रभाव मतलब कंपाउंड इफेक्ट कमाल का होता है। जैसे छोटे निवेश समय के साथ बढ़कर बड़ी रकम बन जाते हैं ना, वैसे ही रोज के छोटे अनुशासित काम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। हमारे पास अंकित का उदाहरण है। अंकित? हाँ, उसने सिर्फ सुबह की सैर शुरू की थी और कुछ ही महीनों में उसका वजन 95 किलो से 88 किलो हो गया, एनर्जी लेवल 2 गुना हो गए और ऑफिस में परफॉर्मेंस भी सुधर गई, सिर्फ सुबह की सैर से। वाह, ये तो कमाल है। तो ये था पहला पिलर, शारीरिक अनुशासन। दूसरा स्तंभ है मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन मतलब विचारों पर कंट्रोल। हाँ, अपने विचारों और फोकस को नियंत्रित करना सीखना। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, फोन, नोटिफिकेशंस, बहुत ज्यादा। इसके लिए ध्यान मतलब मेडिटेशन और सचेतनता, माइंडफुलनेस बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। ये कोई रहस्यमयी चीजें नहीं, बल्कि दिमाग की एक्सरसाइज है। मेडिटेशन मैंने कोशिश की है, पर मन भटकता बहुत है। शुरुआत में सबका भटकता है। स्टडीज बताती हैं कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से भी हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे आवेगों पर नियंत्रण, इम्पल्स कंट्रोल बेहतर होता है। आप किसी ऐप की मदद ले सकते हैं शुरू में। 10 मिनट तो निकाल सकते हैं। और एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तकनीक है 5-4-3-2-1 नियम। 5-4-3-2-1, ये क्या है? जब भी कोई तीव्र इच्छा, क्रेविंग या प्रलोभन महसूस हो या आप ओवरवेल्म महसूस करें, 5 ऐसी चीजें देखें जो आपके आसपास हैं, 4 ऐसी आवाजें सुनें जो आपको आ रही हैं, 3 ऐसी चीजें महसूस करें जिन्हें आप छू सकते हैं, 2 ऐसी गंध सूंघने की कोशिश करें और 1 गहरी सांस लें। 5 देखें, 4 सुने, 3 छुएं, 2 सूंघें, 1 सांस लें। इससे क्या होगा? ये आपको तुरंत वर्तमान क्षण में वापस ले आता है और उस आवेगी प्रतिक्रिया, इम्पल्सिव रिएक्शन के चक्र को तोड़ता है। आपको सोचने का वक्त मिल जाता है। अच्छा, ये तो ट्राई करने लायक है। ठीक है, तीसरा पिलर। तीसरा स्तंभ है भावनात्मक अनुशासन। इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन, भावनाओं पर काबू। काबू पाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और मैनेज करना। अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी ना होने देना। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग तनाव में ज्यादा खा लेते हैं, स्ट्रेस ईटिंग, या बोरियत में घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। बिल्कुल। या निराश होकर जिम जाना छोड़ देते हैं। ये सब भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। सही बात है। रिसर्च ये भी बताती है कि किसी चूक के बाद अपराध बोध, गिल्ट महसूस करना या खुद को कोसना, नेगेटिव सेल्फ टॉक हालात को और बिगाड़ देता है। हाँ, फिर लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। हमें अपनी भावनाओं को समझना और मैनेज करना सीखना होगा, न कि उनसे भागना। इसके लिए एक अच्छी तकनीक है स्टॉप विधि। स्टॉप, ये क्या है? STOP। S रुकें, स्टॉप। जो भी कर रहे हैं बस एक पल के लिए रुक जाएं। T सांस लें, टेक अ ब्रेथ, 1 या 2 गहरी सांसें लें। O निरीक्षण करें, ऑब्जर्व, बिना किसी जजमेंट के देखें कि आपके मन में क्या भावनाएं और विचार चल रहे हैं। P आगे बढ़ें, प्रोसीड। अब एक सचेत, कॉन्शियस चुनाव करें कि आपको आगे क्या करना है। स्टॉप, टेक अ ब्रेथ, ऑब्जर्व, प्रोसीड। ये भी अच्छा टूल है। हाँ, ये आपको भावनाओं के बहाव में बहने से रोकता है। और चौथा स्तंभ है हैबिट की संरचना। हैबिट आर्किटेक्चर मतलब आदतें बनाना। हाँ, पर सोच समझ कर बनाना। लक्ष्य ये है कि आपको हर बार इच्छा शक्ति का जोर न लगाना पड़े, बल्कि अच्छी आदतें लगभग स्वचालित, ऑटोमेटिक हो जाएं। ऑटोमेटिक, ये कैसे होगा? जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में हैबिट लूप के बारे में बताते हैं। 1 क्यू संकेत या इशारा, 2 रूटीन आपकी क्रिया या आदत, 3 रिवॉर्ड उससे मिलने वाला लाभ या इनाम। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, हाँ सुना इसके बारे में। हमें इसी लूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपको रोज सुबह जिम जाने की आदत डालनी है। हाँ। क्यों क्या हो सकता है?
रात को ही अपने जिम के कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख दें। ये सुबह उठते ही आपको याद दिलाएगा। ठीक है। रूटीन क्या है? सुबह उठकर कपड़े पहने और जिम जाएं। रिवॉर्ड, वर्कआउट के बाद ताजगी महसूस करना, या शायद एक स्वादिष्ट प्रोटीन शेक पीना, या बस ये एहसास कि आपने कुछ अच्छा किया। अच्छा, तो क्यू को आसान बनाना है और रिवॉर्ड को संतोषजनक। बिल्कुल। जब आप इस तरह एक सिस्टम बना लेते हैं तो आप इच्छा शक्ति पर कम और इस सिस्टम पर ज्यादा निर्भर करते हैं। यही सेल्फ डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाता है, लंबे समय तक टिकाए रखता है। इनसाइड लाइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको और भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिल सकें। ये 4 स्तंभ, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आदतों की संरचना, ये वाकई एक मजबूत ढांचा देते हैं। सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन वो जो कहावत है ना, कहना आसान है, करना मुश्किल। आदित्य ने जब शुरुआत की होगी तो क्या उसने ये सब एक साथ लागू कर दिया, या उसका तरीका कुछ और था? क्योंकि अक्सर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं कि शुरू कहाँ से करें। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया ऋतिक, ये बहुत आम प्रॉब्लम है। और आदित्य ने भी यही बताया कि उसने सब कुछ एक साथ शुरू नहीं किया था। उसकी 2018 से शुरू हुई ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर आगे बढ़ी। अच्छा, कैसे? स्टेप बाय स्टेप? हाँ। पहला महीना उसने सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग पर लगाया। सिर्फ 3 बहुत ही बुनियादी आदतों पर फोकस किया जो उसके लिए सबसे जरूरी थी। सिर्फ 3? कौन सी? 1, सुबह 8:30 की बजाय 6:30 बजे उठना, सिर्फ 2 घंटे पहले। 2, उठने के बाद 20 मिनट की वॉक करना। 3, अपना फोन रात को बेडरूम से बाहर चार्ज करना। बस ये 3? हाँ, पहले महीने सिर्फ ये 3। उसने बताया कि पहला हफ्ता वाकई बहुत मुश्किल था, बार बार मन करता था छोड़ देने का। दूसरा हफ्ता थोड़ा बेहतर हुआ। चौथे हफ्ते तक ये आदतें कुछ कुछ स्वाभाविक लगने लगीं। यहाँ सीखने वाली बात यह है, इच्छा शक्ति सीमित है, खासकर शुरुआत में, इसलिए छोटे और केंद्रित लक्ष्यों से शुरू करें, ओवरवेल्म न हो। सही बात है। फिर दूसरे महीने क्या किया? दूसरे महीने में जब पहली 3 आदतें थोड़ी जम गईं, तब उसने फिजिकल एक्सीलेंस पर थोड़ा और ध्यान दिया। उसने जिम जाना शुरू किया। अच्छा, जिम जोड़ा? रोज? नहीं, रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। उसका सिद्धांत था निरंतरता, कंसिस्टेंसी, तीव्रता इंटेंसिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। और जिम में भी उसने कोई बहुत मुश्किल रूटीन नहीं चुना, बस 40 मिनट का एक साधारण वर्कआउट। ठीक है। फिर तीसरे महीने? तीसरे महीने में उसने मेंटल एंड इमोशनल अपग्रेड्स पर काम शुरू किया। उसने क्या जोड़ा? सुबह 10 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, शुरुआत में किसी गाइडेड ऐप की मदद से। रात को सोने से पहले 5 मिनट की जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना? हाँ, बस दिन भर के विचार या भावनाएं लिखना। और सप्ताहांत पर, वीकेंड पर 1 घंटा कुछ पढ़ना। उसने किंडल पर शुरुआत की। फिर से सब छोटे छोटे स्टेप्स, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा। बिल्कुल, हर कदम छोटा, मापने योग्य, मेजरेबल और हासिल करने लायक, अचीवेबल था। कोई बड़ा पहाड़ नहीं बनाया उसने। और फिर चौथे से छठे महीने? महीने 4-6 में उसने धीरे धीरे और चीजें जोड़ी, जैसे अपने हफ्ते की प्लानिंग करना, महीने के अंत में अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना, और हर तिमाही मतलब क्वार्टरली अपनी आदतों का ऑडिट करना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अच्छा, मतलब सिस्टम को बेहतर बनाते रहना। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो उसने बताई वो ये कि लगभग 6 महीने के बाद उसे इन चीज़ों को करने के लिए रोज़ाना कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा था। वो उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी थीं, लगभग स्वचालित, ऑटोमेटिक हो गया मतलब। हाँ, और फिर आता है कंपाउंड इफेक्ट, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। 6 महीने की इस लगातार कोशिश का नतीजा क्या रहा? हाँ, ये जानना है, क्या बदलाव आया? शारीरिक तौर पर वजन 12 किलो कम हुआ, एनर्जी लेवल्स 3 गुना बढ़ गए, नींद की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार आया और वो कम बीमार पड़ने लगा। वाह, 12 किलो! मानसिक तौर पर फोकस करने की क्षमता बढ़ी, निर्णय लेने में स्पष्टता, क्लैरिटी आई, तनाव का स्तर काफी कम हो गया और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ा। पेशेवर तौर पर ऑफिस में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सहकर्मियों से रिश्ते बेहतर हुए, उसे प्रमोशन मिला और सैलरी में 40% की बढ़ोतरी हुई। 40%? ये तो जबरदस्त है। और व्यक्तिगत तौर पर उसके पारिवारिक और दोस्ती के रिश्ते बेहतर हुए, उसने नए शौक अपनाए, यात्रा करने के मौके मिले
और जीवन में एक समग्र संतुष्टि, ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन महसूस हुई। क्या बात है, मतलब पूरी जिंदगी बदल गई। हाँ, और आदित्य इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, बल्कि रोजाना छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाने से हुआ, जिन्हें उसने लगातार बनाए रखा। कंसिस्टेंसी इज की। वाह, 6 महीने में इतना बड़ा बदलाव, ये वाकई दिखाता है कि लगातार छोटे कदम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ये सिर्फ वजन घटाने या काम बेहतर करने की बात नहीं है, ये तो पूरी लाइफ क्वालिटी बदलने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो डर तो रहता ही है, जैसा राहुल के मन में था। मैंने पहले भी कोशिश की है, पर कुछ हफ्तों में गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इस बार अलग क्या होगा? वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए ताकि इस बार सफलता मिले? कुछ टिप्स? हाँ, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जानना एक बात है और उसे लागू कर पाना दूसरी। आदित्य ने उन 5 आम गलतियों का जिक्र किया जो लगभग 90% लोग करते हैं और जो उन्हें सफल होने से रोकती हैं। अच्छा, 5 गलतियां कौन सी? गलती 1, ऑल और नथिंग मानसिकता। ये सोचना कि या तो सब कुछ परफेक्ट होगा या कुछ नहीं। हाँ, ये तो बहुत होता है। मान लीजिए आपने 30 दिन रोज जिम जाने का लक्ष्य रखा और 15वें दिन आप नहीं जा पाए, तो आप सोचते हैं लो, स्ट्रीक टूट गया, अब सब बेकार हो गया। हाँ, फिर छोड़ ही देते हैं। बिल्कुल, ये सोच बहुत नुकसानदायक है। सही नजरिया है सफलता दर, सक्सेस रेट पर ध्यान देना। 30 में से 29 दिन जाना 96.7% सफलता है, जो कि शानदार है। एक दिन चूक जाने पर खुद को कोसने से बचें, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। प्रोग्रेस परफेक्शन नहीं, ठीक है। दूसरी गलती? गलती 2, बहुत बड़ा और बहुत जल्दी शुरू करना। पहले ही दिन से सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे जिम करना, पूरी डाइट बदल देना। हाँ, जोश जोश में। हाँ, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर हमारा दिमाग इतने बड़े बदलावों का विरोध करता है। बेहतर तरीका है सूक्ष्म आदतों, माइक्रो हैबिट से शुरू करना। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखें। 5 बजे उठने के बजाय बस 15 मिनट पहले उठें। 2 घंटे जिम के बजाय 10 मिनट की वॉक से शुरू करें। छोटे कदम ज्यादा टिकाऊ होते हैं। हाँ, ये ऑल और नथिंग वाला जाल और बहुत बड़ा शुरू करना, ये दोनों बहुत परिचित लगते हैं। एक छोटी सी चूक होती है और लगता है जैसे सारी मेहनत पानी में मिल गई, जबकि असल में शायद 90% सफलता भी एक बड़ी जीत है। बिल्कुल। गलती 3, अपने पर्यावरण को नजरअंदाज करना। हम सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ अंदर की बात है, विल पावर की बात है। हाँ, पर हमारे आसपास का माहौल हमारी 80% तक निर्णयों को प्रभावित करता है। अगर आपके फ्रिज में जंक फूड भरा है तो देर सवेर आपकी इच्छा शक्ति जवाब दे देगी। सही बात। अगर आपका फोन हर वक्त हाथ में है तो डिस्ट्रैक्शन से बचना मुश्किल होगा। सही तरीका है अपने माहौल को अपने लक्ष्यों के अनुरूप ढालना। जिम बैग रात को ही तैयार रखना, घर से जंक फूड हटाना, फोन को बेडरूम से बाहर चार्ज करना। मेक द राइट चॉइसेस द इजी चॉइसेस। अपने माहौल को बदलो। चौथी गलती? गलती 4, सामाजिक पर्यावरण की अनदेखी। आपके दोस्त और आसपास के लोग आपकी आदतों पर गहरा असर डालते हैं। हाँ, संगत का असर तो होता है। अगर आपके दोस्त देर रात तक पार्टी करते हैं और आप जल्दी सोना चाहते हैं तो संघर्ष होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त बदल दें, पर सचेत रूप से ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हों। या एक जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना बहुत मददगार हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जैसे कोई दोस्त जिसके साथ मिलकर लक्ष्य पर काम करें? हाँ, जैसे आदित्य का जिम जाने वाला दोस्त था। दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते थे। जब एक का मन नहीं होता था तो दूसरा खींच ले जाता था। ये अच्छा आइडिया है। और 5वीं गलती? गलती 5, पूर्णतावाद का पीछा करना। ये सोचना कि जब तक सब कुछ बिल्कुल सही न हो तब तक शुरू करने का या जारी रखने का कोई फायदा नहीं। परफेक्शनिज्म। सच्चाई ये है कि प्रगति पूर्णता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 6 महीने तक अगर आप 70% बार भी अपनी आदत पर टिके रहते हैं तो वो 2 हफ्तों की 100% परफेक्ट कोशिश से कहीं ज्यादा असरदार है। 70% भी ठीक है। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ओकेजनल परफेक्शन। आदित्य से भी कभी कभी गलतियां हुई, वो भी चूका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर से शुरुआत की। That's the key। मतलब गलतियों से डरना नहीं है, बस वापस ट्रैक पर आना है। हाँ। तो सफलता का सूत्र क्या है? वो है सफलता बराबर छोटे रोज के काम गुणा समय गुणा लगातार टिके रहना। ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट जैसा है। शुरुआत में असर धीमा लगता है, पर समय के साथ ये तेजी से बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात,
इस पूरी प्रक्रिया का आनंद लेना सीखें, इसे सजा न समझें। ये गलतियां जानना वाकई आंखें खोलने वाला है। खासकर पर्यावरण और सामाजिक माहौल वाली बात पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते। अच्छा, क्या कुछ ऐसी उन्नत रणनीतियां, एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज भी हैं जिनका जिक्र आदित्य ने किया हो, जो शायद वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अनुशासन में माहिर हो चुके हैं? बस संक्षेप में। हाँ, कुछ एडवांस तरीके हैं जो अनुशासन को और गहरा और स्वाभाविक बनाने में मदद करते हैं। बताइए। पहला और सबसे शक्तिशाली है पहचान आधारित आदत निर्माण, यानी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन। ये क्या होता है? आमतौर पर हम लक्ष्य बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, फिर उसके लिए सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइट और एक्सरसाइज। हाँ, और फिर आदतें बनाते हैं, है ना? हाँ। उन्नत तरीका उल्टा है। पहले आप ये तय करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, आपकी पहचान क्या है। जैसे मैं एक स्वस्थ और ऊर्जावान व्यक्ति हूँ। अच्छा, पहले पहचान तय करो। हाँ, फिर आप वो काम करते हैं जो उस पहचान से मेल खाते हैं। जब आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो सलाद चुनना या जिम जाना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि आपकी पहचान का सबूत बन जाता है। आदतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं और पहचान आदतों को। वाह, ये तो सोचने का अलग तरीका है। लक्ष्य से नहीं, पहचान से शुरू करो। बिल्कुल। दूसरा है मुख्य आदतें पहचानना। कीस्टोन हैबिट्स, चाबी वाली आदतें। हाँ, ये वो आदतें होती हैं जिन्हें अपनाने से दूसरी अच्छी आदतें अपने आप आने लगती हैं। व्यायाम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा। जो लोग नियमित व्यायाम शुरू करते हैं वो अक्सर अपने आप बेहतर खाने लगते हैं, उनकी नींद सुधर जाती है और वो ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। तो ऐसी एक दो मुख्य आदतों पर फोकस करने से कई फायदे मिलते हैं। आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो एक आदत ढूंढो जो बाकियों को भी खींच लाए। हाँ, और एक और दिलचस्प अवधारणा है असुविधा की छोटी खुराक लेना, माइक्रोडोजिंग डिस्कम्फर्ट। माइक्रोडोजिंग डिस्कम्फर्ट, ये क्या है? जानबूझकर अपने जीवन में छोटी छोटी असहज चीजें शामिल करना, जैसे कभी कभी ठंडा स्नान लेना, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ना, या कोई मुश्किल काम टालने की बजाय उसे पहले करना। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे आपकी असुविधा सहने की क्षमता, डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस बढ़ती है। आपकी विल पावर मसल और मजबूत होती है, और जब जीवन में बड़ी चुनौतियां आती हैं तो आप उनका सामना करने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। मतलब जानबूझकर मुश्किल चुनना, छोटी छोटी। हाँ, कंट्रोल तरीके से। तो अब देखें, राहुल और आदित्य की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हम सबके लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, एक रोड मैप जैसा। बिल्कुल। डेली सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपनी पहचान को बदलने के बारे में है। आप आज क्या हैं और आप कल क्या बनना चाहते हैं, और उसके लिए आप रोज क्या छोटे कदम उठा रहे हैं। पहचान बदलना। जैसा कि माइकल एडवर्ड्स का शोध भी बताता है, आत्म अनुशासन भविष्य की सफलता का सबसे विश्वसनीय प्रेडिक्टर है। आपकी प्रतिभा, टैलेंट या किस्मत लक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। अनुशासन टैलेंट और लक से ज्यादा जरूरी है? उनके शोध के अनुसार हाँ, क्योंकि टैलेंट बिना अनुशासन के बेकार जा सकता है और लक हमेशा साथ नहीं देता, पर अनुशासन आपके हाथ में है। बिल्कुल। जानकारी हासिल करना पहला कदम है, पर असली बदलाव तब आता है जब हम उसे अमल में लाते हैं। शायद आज ही वो पहला छोटा कदम उठाने का दिन है। हाँ, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट पहले उठना हो, या 5 मिनट ध्यान करना, या बस वो 5 4 3 2 1 वाला नियम आजमाना हो। बिल्कुल। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ये यात्रा आज से शुरू होती है। कौन जाने 6 महीने बाद का व्यक्ति आज के व्यक्ति से कितना अलग, कितना बेहतर हो सकता है। और याद रखें, इस यात्रा को आनंददायक बनाएं। हर छोटे कदम पर खुद को शाबाशी दें। ये कोई सजा नहीं है, ये आपके अपने बेहतरीन संस्करण, बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ने का उत्सव है। खुद पर थोड़ा रहम रखें और बस चलते रहें। So we'll meet again in the next episode with another inspiring story. Until then, from the Inside Lines YouTube channel, thank you so much, Anika ji, to attend this session. Thank you for having me. It was a pleasure. And if this video reaches 5,000 likes, I'll create the second part where we'll dive deeper into advanced self-discipline strategies or real-life implementation challenges ke solutions. Remember, you are not born disciplined or undisciplined. You become disciplined through daily choices. Choose wisely. Choose growth. Choose your best self. Thank you.